हेलो क्लास 11th, क्या हाल चाल है आप लोगों का? बढ़िया। वीडियो देख रहे हो भाई? अरे देख लिया करो कभी कभी यार, देखोगे तो नई नई चीजें बताते रहते हैं, है ना? आज लेकर के आए 11th क्लास के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का अगला लेक्चर, विच विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोय हाइपोथेसिस। लिखा रहता है डी ब्रॉगली, पढ़ते हैं डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस के बारे में बात होगी, जिसमें एक नए तरह के वेव्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड दैट विल बी मैटर वेव्स। मैटर वेव्स की बातें करने वाले हैं आज हम। स्टिल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, लेकिन अभी तक आपने मैटर वेव्स का नाम नहीं सुना होगा। मैटर वेव्स को इंट्रोड्यूस करने वाले फर्स्ट पर्सन थे डी ब्रोय। डी ब्रोय, और डी ब्रोय का है ये हाइपोथेसिस, मतलब पूरी कहानी मनगढ़ंत है। पूरी की पूरी कहानी स्टार्टिंग में तो मनगढ़ंत थी जब तक ब्रोय ने बताया था, लेकिन बाद में जब डेविडसन और जर्मर आए और उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया, तो ये कहानी जो हो गई वो फैक्चुअल हो गई। ठीक है, तो हम ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे कि डी ब्रोय ने क्या कहा और उनका हाइपोथेसिस क्या कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनिशियल स्टेज में आप जानते थे कि लाइट क्या था? लाइट क्या था? एक वेव था। लाइट वाज अ वेव टिल 1905 तक सारे लोग जानते थे कि ये एक वेव है। लेकिन उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ये पता चला कि लाइट के अंदर है फोटॉन, और फोटॉन एक है पार्टिकल। सो लाइट बिहेव करता है पार्टिकल की तरह भी। लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल भी है बच्चों। वेव नेचर से डिफ्रैक्शन प्रूफ हो गया, वेव नेचर से इंटरफेरेंस प्रूफ हो गया। क्या बोला मैंने? वेव नेचर से डिफ्रैक्शन प्रूफ हो गया, इंटरफेरेंस प्रूफ हो गया, पोलराइजेशन प्रूफ हो गया। और 1905 तक यही मानते थे कि ये सारी चीजें प्रूफ हो रही हैं, तो लाइट एक वेव है। बट आफ्टर 1905 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आया, तो ये पता चला कि भैया ये पार्टिकल है, और इस पार्टिकल नेचर की मदद से हमने प्रूफ किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इटसेल्फ प्रूफ हुआ। कब? जब हमने माना कि रेडिएशंस पार्टिकल के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब यहां फोटॉन है। फोटॉन कौन है? एनर्जी पैकेट है, और उसी एनर्जी पैकेट में एनर्जी आती है पार्टिकल के फॉर्म में। और ये भी बताया था मैंने कि वो दिखता कंटिन्यूअस है पर होता डिसकंटिन्यूअस है। मैंने आपको ये बात बताई थी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्रूव किया, कॉम्पटन इफेक्ट को प्रूव किया, उसके बाद से भाई प्रूफ किसको किया? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इतनी बात क्लियर है सबको? तो ये तो लाइट का फंडा था कि भाई पहले वेव था, फिर बाद में पार्टिकल नेचर हो। अब ब्रोय आए, तो ब्रोय ने एक बड़ी बेहतरीन बात कही है, जो कि मैं अक्सर कई लोगों को बताता रहता हूं। जैसा कि फराडे ने किया था। फराडे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि सबसे पहले ओस्टेड ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म आता है। ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ये पता चला हमको। फिर फराडे आए, तो फराडे ने कहा कि मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। मतलब फराडे ने सीधा कहा कि नेचर में सिमेट्री है, तो इफ मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू मैग्नेटिज्म ऑल्सो। सिमेट्रिकल है ना, सब कुछ सिमेट्री है, तो सिमेट्रिकल चीजें चलती रहती है नेचर में। ठीक है, सिमेट्री फॉलो होता रहता है। तो वही कह रहे हैं कौन? डी ब्रोय साहब भी कह रहे हैं कि भैया नेचर में अगर सिमेट्री है, तो लाइट अगर वेव के साथ साथ पार्टिकल भी है, तो जो पार्टिकल हैं वो वेव भी तो हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? कि अगर लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, तो जो पहले से पार्टिकल हैं, जिनको हम आज तक पार्टिकल समझ के आ रहे हैं, दैट कैन बी वेव ऑल्सो।
that can show wave nature of matter also, isn't it? Like मैं, like आप, like आपके आसपास जितनी चीजें दिख रही हैं, जो भी सब मैटर है, that is particle as well as wave that can show their wave nature. यहां से एक पूरी कहानी चालू हो रही है. रिमेंबर, एक सीरीज स्टार्ट हो रही है साइंटिस्ट लोगों की, जो अब ये कहेंगे कि पार्टिकल्स अब भैया वेव हैं. सिर्फ मैटर जो है वो वेव है. अब तक क्या समझ रहे थे? मैटर पार्टिकल है, मैटर शो करेगा पार्टिकल नेचर, बट इसके बाद अब इस पे बात होगी कि मैटर शो करेगा वेव नेचर. क्या शो करेगा? वेव नेचर शो करेगा. ओ तेरी, तो ऐसा भी होता है? बिल्कुल होगा ऐसा. पार्टिकल विल शो वेव नेचर. तो बात सुनेंगे अच्छे से कि अगर पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है तो ये कहां से लेकर आए डी ब्रोय साहब? डी ब्रोय साहब ने कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री. बहुत आसान सी बात है. इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दिया था. इस बात को याद रखें कि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दिया था, कोई एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन नहीं की थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करेंगे. उन्होंने बस इतना कह दिया कि भैया जैसे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा, वैसे पार्टिकल आई मीन मैटर वेव की तरह बिहेव करने लगेगा. बात समझ रहे हो? सिमेट्रिकल. तो ये अपने टाइम पे ना डॉक्टरेट का वो ले रहे थे, डॉक्टरेट की थीसिस इनकी चल रही थी, उस पर लिख रहे थे, थीसिस लिख रहे थे. तो थीसिस में उन्होंने क्या किया, ये लिखा कि भाई जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर हैं, सब वेव नेचर शो करेंगे. तो उसको इन्होंने बोला मैटर वेव्स. दैट व्हाट ही कॉल्ड मैटर वेव्स. उसको उन्होंने नाम दिया मैटर वेव. अच्छा, जब मैटर वेव्स नाम दे दिया मतलब ये एक नए तरह के वेव आ गए यार. अब तक साउंड वेव चल रहा था, लाइट वेव्स चल रहे थे, अब मैटर वेव्स. ये क्या है? एक मतलब सरप्राइजिंग था ये पूरी तरह. मतलब तुम समझ नहीं सकते कि ये उस टाइम के लिए, जो उस टाइम के साइंटिस्ट लोग थे, उनके लिए कितना बड़ा झटका था ये. जैसे बोहर वोहर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बोहर की सारी कैलकुलेशंस इस बेसिस पे थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है. बट यहां से ब्रोय साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव है. इलेक्ट्रॉन वेव है. और अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वेव के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ. और अब वेव, आप सारे लोग जानते हो कि एक वेव के लिए वी कैलकुलेट वेवलेंथ. वेवलेंथ मतलब अगर कोई चीज वेव हो गई तो उसका वेवलेंथ पता करिए, दैट इज लेमडा. लेमडा पता करिए. तो लेमडा पता करने का क्या तरीका इन्होंने बताया? व्हाट द वे ही टोल्ड एक्चुअली जब इन्होंने अपना ये थीसिस लिखा था ना, तो इनके जो ऊपर सीनियर थे साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, गलत है भैया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, सिमेट्रिकल है सर, ऐसा हो सकता है. तो उस टाइम के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को बुलाया गया, बोला कि देखो भाई ये ऐसे ऐसे बोल रहा है. तो साइंटिस्ट भी सॉफ्ट में, लेकिन उसमें दम था, उसमें दम था. अभी आप जाओगे तो आप देखोगे कि 1980s 1985 के आसपास आयोडीन जो होता है, आयोडीन का एटम बहुत बड़ा एटम होता है. तो आयोडीन का एटम बिहेव करने लगा है कैसे? एज अ वेव. मतलब स्टिल तो मतलब पहले तो हमको ये पता था कि छोटे छोटे पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल भी बिहेव करते हैं. मतलब बड़े साइंटिस्टों ने इनसे कहा कि अगर आप कह रहे हो कि सब कुछ एक वेव है, सब कुछ एक वेव नेचर शो करता है, तो लेट अस प्रूव इट. उसको प्रूव करके दिखाइए कि कैसे होगा. तो इन्होंने कहा कि पहले तो मैं वेवलेंथ कैलकुलेट करूंगा. तो इनकी वेवलेंथ आई कहां से? फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने? लुक, द फॉर्मूला दैट वी हैव, जो फॉर्मूला हमारे पास था, दैट वाज E इज इक्वल्स टू hv. ये hv कहां से आया था? दैट वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. याद होगा आपको, प्लैंक क्वांटम थ्योरी. प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आपको ये कहती थी E बराबर hv. ये बोलती प्लैंक की क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल्स टू hv. और एक आइंस्टीन का एक रिलेशन था, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. आइंस्टीन का ये रिलेशन था एनर्जी और मास के एनर्जी और मास में. आइंस्टीन का रिलेशन था, आइंस्टीन्स रिलेशन. ठीक है, आइंस्टीन रिलेशन था एनर्जी और मास के बीच में, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. और एक बार था E इज इक्वल्स टू hv. तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, सो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम हियर, दैट इज hv इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. From here that I will get hv is equals to mc square. अगर मैं कहूं
कि v इजिकल्स टू क्या होता है, तो आप सुनना ध्यान से बात को। v इजिकल्स टू होता है, c इजिकल्स टू होता है v बाय v लेमडा, c बराबर v लेमडा होता है बच्चों। तो v इजिकल्स टू क्या होगा, v इजिकल्स टू c बाय लेमडा होगा, दैट यू कैन राइट v इजिकल्स टू c बाय लेमडा। तो मैं यहां अगर v की जगह पे c बाय लेमडा लिख दूं, सो h इंटू c बाय लेमडा दैट इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। सो c से एक c कैंसल आउट हो जाएगा, सो h अपॉन लेमडा दिखाई दे रहा है यहां तक सबको, इज इक्वल्स टू mc, ये हो जाएगा। अब अगर मैं लेमडा कैलकुलेट करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट लेमडा, तो मैं पलट दूंगा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन mc, इजंट इट। थोड़ा ध्यान से देखें, लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h अपॉन mc। जैसे ये लेमडा मैं इधर लेकर के गया, mc को नीचे लेकर आया, तो लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc। तो उन्होंने कहा कि ये कंडीशन किसके लिए लागू होती है, फोटोन के लिए। किसके लिए लागू होगी, फोटोन के लिए, बिकॉज c इज हियर इज द स्पीड ऑफ लाइट। c यहां पर क्या है, लाइट की स्पीड है। तो डी ब्रोय साहब कह रहे हैं कि अगर आपको किसी पार्टिकल का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, किसी पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ये तो भैया फोटोन की थी, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिप्लेस दैट c फ्रॉम v, एंड यहां से आया, यहां से डी ब्रोय साहब का वेवलेंथ, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो डी ब्रोय वेवलेंथ, डी ब्रोय वेवलेंथ फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो डी ब्रोय वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहां देखो c को v से क्यों रिप्लेस किया, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन की बातें चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि सब कुछ वेव शो करेगा, सब कुछ, मैं भी शो करूंगा, आप भी शो करोगे, सारे लोग, मतलब दुनिया में जितने मैटर हैं, पंखा, टीवी, कूलर, सब कुछ वेव नेचर शो करेंगे, वेव नेचर ऑफ मैटर। यहां से ये कंसेप्ट आया नया, वेव नेचर ऑफ मैटर। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सी, ओके, सब कुछ दिखाई दे रहा है। वेव नेचर ऑफ मैटर, यहां से एक नया कंसेप्ट आएगा, वेव नेचर ऑफ मैटर। बच्चों, मैटर का वेव नेचर यहां से आ जाएगा, मैटर शो करने लगेगा वेव नेचर, और यहां होगा वेलोसिटी ऑफ दैट मैटर। वो मैटर किस वेलोसिटी से चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है। तो अब भैया उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि एक काम करो, तुम पहले निकाल के दिखाओ भैया कि वेवलेंथ कितनी आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v से निकाल देंगे, h अपॉन mv से निकाल देंगे। सो शुड आई रफ दैट और यू विल नोट करेंगे आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ओके। सो इसको रफ करते हैं हम, एंड रफ करने के बाद से आपको दिखाते हैं कि अगर मैं अपनी बात ना करके किसी और की बात करूं, लेट अस सपोज कि एक बंदा है, उसका मास 100 kg है, तो मेरा मास तो 100 kg है नहीं यार, है ना। तो मैं अपना एग्जांपल ना लेकर दूसरे का एग्जांपल लेता हूं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहां से आप कैलकुलेट कर पाओगे डी ब्रोय साहब का वेवलेंथ, जो कि एप्लीकेबल होगा मैटर के ऊपर। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहां से मैंने कहा कि मान लो कि कोई बॉडी है, उसका मास है 100 kg, लेट अस सपोज ऐसे रैंडमली 100 kg उसका मास है। वेलोसिटी लेट अस सपोज उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड, और आपसे कहा कि उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। आपने कहा ठीक है सर, हमने उठा के लगा दिया इस पे, तो हमने कहा लैम्डा इज इक्वल टू h की जगह पे 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड अपॉन m की जगह पे रखेंगे हम 100 इंटू वेलोसिटी यहाँ पे 10, सो व्हाट विल बी हियर 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, और यहां से हो जाएगा 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ऊपर जाके बच्चे हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा इंटू में 10 टू द पावर -3, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -37। ओ माय गॉड, इतना छोटा लैम्डा, ओ माय गॉड, इतना छोटा लैम्डा, बिल्कुल। मतलब अगर मैं किसी का वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहूं जिसका मास 100 kg है, कितना है 100 kg है, और वो 10 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है, कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे यहां पर लैम्डा किस में मिल रहा है, मीटर में मिलेगा ना, लैम्डा जो मिलेगा मुझे मीटर में मिलेगा, ठीक है।
और ये जो लैम्डा मुझे मीटर में मिला, सो लेट अस कन्वर्ट इनटू एंगस्ट्रॉम। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू जैसे तुम जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर, इतना होता है, जानते हो आप सारे लोग। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना मीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर में इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है, लेंथ की। तो यहां से 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहां पर ये मीटर में कैलकुलेट किया है। सो इफ आई हैव कैलकुलेटेड इट इन मीटर, सो कैन आई चेंज इट इनटू एंगस्ट्रॉम? बिल्कुल, अगर मैं चाहूं तो इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दूंगा। वेल, एंगस्ट्रॉम की बात छोड़ो, यहां पर अगर तुम एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहते हो तो 10 टू द पावर 10 से इनटू मार देना, यू विल गेट। वेल, अब तुम यहां से कैलकुलेट करके देखो यार, लैम्डा कितना छोटा है, 10 टू द पावर -37। ओह माय गॉड, कितना छोटा, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। मतलब जो वेवलेंथ आई उस पर्टिकुलर वेव की, मतलब वेव किसको मान रहा हूं मैं, उस पर्सन को जिसका मास 100 kg, तो उसकी वेवलेंथ कितनी छोटी आ रही है। तो इट कैन नॉट डिटेक्टेड, इट कैन नॉट डिटेक्टेड। तो यही कहा उन्होंने भी, किसने, यही कहा किसने, डी ब्रोई साहब ने। डी ब्रोई साहब ने कहा कि सर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कैलकुलेट कर सकते हो, डिटेक्ट नहीं कर सकते आप। इतना छोटा वेवलेंथ, इतना छोटा वेवलेंथ आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। समस्या ये है, वरना वेव के फॉर्म में तो सभी हैं, वेव के फॉर्म में सारे लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप ये चीज इलेक्ट्रॉन पे लगा सकते हैं, यही चीज आप इलेक्ट्रॉन पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ गए हम लोग कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए इनका लगा करके देखते हैं। तो हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10 टू द पावर -31 kg, इतना होता है। वेलोसिटी आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, दैट इज 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। तो आपसे कहा गया कि आप लैम्डा कैलकुलेट करो। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv एंड फ्रॉम हियर 6.626 × 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड अपॉन मास कितना है 9 × 10 टू द पावर -31 × 10 टू द पावर 6। सो फ्रॉम हियर ये ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यू कैन राइट लाइक दैट कि 6.626 इंटू, ये ऊपर जाकर के प्लस हो गया बच्चों, तो कितना आ गया 10 टू द पावर -3, और ये ऊपर जाकर के फिर माइनस हो गया, तो कितना आ गया 10 टू द पावर -9 अपॉन कितना हो गया 9। सो यहां से यू कुड कैलकुलेट, यहां से आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, मान लो इसको काट दिया हम, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये 3 2 जा 6 ना, तो 0 और ये आ जाएगा तुम्हारा 3 8 जा 24, नियर अबाउट इतना 2.208। तो 2.208 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन में क्या हो गया 3। सो ये किस में चल रही कहानी, मीटर में चल रही, तो 3 से इसको डिवाइड मारो, कितना आएगा तुम्हारे पास, नियर अबाउट यू विल गेट व्हाट, आपके पास आने वाला है 3 से 0 पॉइंट, मान लो 3 नाम 27, 3 7 21, 0.7 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। सो नाउ लेट अस कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, एंगस्ट्रॉम। इसको आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो। तो बेटा एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, इतने मीटर है तो इसमें 10 टू द पावर 10 से क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे। जानते हो सारे लोग, 10 टू द पावर 10 से इंटू कर दोगे। तो यहां से क्या आएगा तुम्हारा, यहां से आ जाएगा तुम्हारा 0.7 इंटू 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नियर अबाउट 7 एंगस्ट्रॉम। तो 7 एंगस्ट्रॉम यहां से आया तुम्हारा, और यहां से देखो कितना एंगस्ट्रॉम आ रहा था। अगर आप इसको 10 टू द पावर 10 से इंटू कर देते हो तो आ जाएगा तुम्हारा -27। तो ये तो बहुत छोटा हो रहा था -27 यार, और यहां देखो तुम 7 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो एक ऐसा फिगर है जो सिग्निफिकेंट है, मतलब ठीक है, सोचने लायक है, सिग्निफिकेंट फिगर है ये, मतलब ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, सिग्निफिकेंट है। कंपेयर कर लो आप यार, -27, 27 तो 0 से डिवाइड मारना पड़ेगा, यू कैन अंडरस्टैंड, यू मतलब तुम्हें समझ आना चाहिए कितना छोटा है ना। यहां से ये सिग्निफिकेंट फिगर आ, मतलब उन्होंने कहा कि देख लो भाई इलेक्ट्रॉन पे हमारा कंसेप्ट लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आप समझ रहे थे कि वो एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। क्या है वो, वेव है। और आप यहां से हमारे कंसेप्ट से आप उसको निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो वेव ही है।
मुझे लगता है यहां तक सबको समझ आया होगा। प्लीज अगर समझ आया तो नोट करें। कर लिया? रफ करें? ओके, यहां मैं रफ कर देता हूं। आगे है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन है। आगे यहां पर मैंने लिखा है P इक्वल्स टू mv, दैट इज मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो हाफ mv स्क्वायर है आपका, दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा कि कोई बॉडी है वो ऐसे चल रही है जिसके पास वेलोसिटी v है एंड मास m है, ठीक है? तो उसका मोमेंटम लिखना होगा तो P इक्वल्स टू mv, तो इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इसको बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक? अब हम एक काम करते हैं कि यहां से हम v का निकालते हैं, v का टर्म। सो v बराबर क्या हो जाएगा? p बाय m, ये आ जाएगा v इक्वल्स टू p बाय m। तो v इक्वल्स टू p बाय m को मैं इसमें पुट कर देता हूं। v इक्वल्स टू p बाय m को इसमें उठा करके पुट कर दो v की जगह। व्हाट यू विल गेट? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इनटू v की जगह पे होगा p स्क्वायर बाय m स्क्वायर। सो एक m से एक m कैंसल, तो ये 2m दिख रहा है, ये इधर चला जाएगा। तो 2m के इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो यहां से बच्चों ये अंडर रूट इसके ऊपर आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के। ये है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। किसके किसके बीच में रिलेशन है? ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है बच्चों। आई बात सबको समझ? तो हमको इसमें दो फॉर्मूले लगाने हैं। एक फॉर्मूला लगाना है लैम्डा बराबर h अपॉन mv और दूसरा फॉर्मूला लगाना है p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के। जब भी आप केमिस्ट्री में डील करोगे डी ब्रोए हाइपोथेसिस को, तो आप ये दो फॉर्मूले याद रखोगे और इन्हीं दो फॉर्मूले पे आपके सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। डी ब्रोए हाइपोथेसिस यहां खत्म नहीं होता, अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन ये कहानी आप आगे पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, है ना? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर चैप्टर यू विल गेट इन क्लास 12th। वहां पर जाकर के थोड़ा सा और एक्सपेंड करेगा इसको, बट मेजर पोर्शन जो डी ब्रोए का है वो मैंने यहाँ कवर कर लिया है। मेजर पोर्शन कवर कर लिया, मतलब आपके केमिस्ट्री में जितना दिया हुआ ना उससे ज्यादा कवर कर लिया हम लोग। सो ये रहा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। लिखा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या है कि ये फिक्स है कि भैया इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इसी के बेसिस पे सब चलेगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा आगे में, उसके बाद से फिर श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन आएगी। वो वेव इक्वेशन ही पूरी ला दिए थे। श्रोडिंगर की इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन है और उसके बेसिस पर फिर क्वांटम नंबर और उसके बेसिस पर फिर एसपीडीएफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्टडी हम इतना डिटेल में कर पाते हैं आज की दुनिया में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, पार्टिकल नहीं है। ठीक है? सो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपको निकालनी है, मतलब आपको लैम्डा पता करना है बेटा। क्या पता करना है? लैम्डा दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटर। एक एक्सेलरेटर है, उसमें वो एक्सेलरेट कर रहा है और एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है 100 मिलियन वोल्ट का। आई मस्ट टेल यू कि 100 मिलियन वोल्ट इज इक्वल्स टू बेटा होता है 10 टू द पावर 8 वोल्ट। ठीक है? 100 मिलियन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 8 वोल्ट। आपको ये दिया हुआ है, मतलब वोल्ट आपको दिया हुआ है, मतलब आप यहां लिख सकते हो पीडी आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर 8 वोल्ट और आपको कुछ नहीं है। आपसे डायरेक्टली उसने क्या पूछा? लैम्डा पूछा। अब सोचो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सोचो 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 कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ फटाफट। मैं बनाऊं? ओके। सो बेटा यहां पर सबसे पहले आप एक काम करो कि आप देख रहे हो क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इजंट इट? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या समझ रहे हो?
एनर्जी इज वर्क डन, एनर्जी तो वर्क डन होती है। और वर्क डन का एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। अच्छा मैंने यहां तक क्यों सोचा, आप थोड़ा सोचो। आपसे पूछा है लैम्डा, किसका पूछा है, डी ब्रोए का। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, H/mv। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, सबको पता है। H सबको पता है 6.626 इंटू 10⁻30 वोल्ट जूल सेकंड होता है। केवल बच गया क्या, V। अगर हमको V पता चल जाए, मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमारा काम हो गया। अगर हमको सिर्फ ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा है, तो काम बन गया कि नहीं, फटाफट बोलो, हो गया। तो फिर वेलोसिटी निकालने के लिए हमने कहा सॉरी कि क्या कर सकते हैं हमने कहा कि यार वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन है तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है। तो हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ रही है, एक्सेलरेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर चार्ज मतलब E लिख दिया और पोटेंशियल मतलब V लिख दिया। ठीक है, यहां से हम लिख लेंगे हाफ mv² बराबर, इलेक्ट्रॉन है तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 10⁸8। बेटा यहां से आप क्या कर लो, यहां से आप एक काम करो, मास रख दो इलेक्ट्रॉन का, तो क्या आएगा 1/2 इंटू मास कितना होता है 9 इंटू 10⁻31 इंटू V का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁸8 हो जाएगा। यहां से एक काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं बेटा, 2 को उधर लेकर जाओ, इसको इधर लेकर आओ, V स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁸8 बटे में आ गया 9 इंटू 10⁻31 इंटू में आ गया तुम्हारा सॉरी 2, यहां पर आ गया ऊपर में इंटू में, और यहां तुम्हारा क्या बचा 9 इंटू 9 नीचे है 2 ऊपर। ऑलराइट, सारी चीजें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक। अब यहां से क्या करना है, अच्छा 9 इंटू 10, अच्छा ठीक है 9 नहीं रहेगा ना, पहले ही लिख दिया, फिर बार बार लिख रहा हूं। 9 10⁻31 तो ऊपर गया इंटू हुआ डिग्री डाल, ठीक है। अब यहां से आप एक काम करो, -31 को ऊपर लेकर जाओ तो प्लस का हो गया, तो प्लस का हो गया तो -31 ऊपर गया, +31 और 8 प्लस का 39, प्लस 39 में से 19 गए तो क्या बचा, प्लस का 20 बचा कि नहीं, +20 बचेगा ना, श्योर, ओके। सो V² बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻20 बट इट इंटू 2/9, ठीक है। पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा लिया, यहां से इसको काट दिया, 8 टाइम्स कटेगा, ये 45 टाइम्स कटेगा, 8 दूनी 16, 16 बटे 45, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा, कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं क्या, 8 दूनी 16, 16 बटे 45, तो यहां से हो जाएगा 16/45, ठीक है, इंटू में 10⁻20 हो गया, ओके। अब तुम इसको, इसका स्क्वायर इस पे कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा ना, तो अंडर रूट में 4 की वैल्यू, 16 की वैल्यू तो आ जाएगी 4 और 45 तो 25 छक्के 36 49 7 अप्रॉक्स इसको 7 मान लो, क्या करोगे, कुछ और तो कर नहीं सकते भैया। तो हमने क्या किया, V इज इक्वल टू मान लिया 4 और इसको 7 मान लें, हाँ चलो ठीक है 7 के अप्रॉक्स मान लेते हैं, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड में आएगा, आप यूनिट देख लेना, मीटर पर सेकंड में आएगा। सो 10⁻10 हो गया, अंडर रूट में आया, तो अब यहां से आप 7 से 4 को डिवाइड मार लो, 7 से 4 को डिवाइड मारेंगे हम 7 से 4 7 35, ओके 35, यहां से 5 आया 0 और 0.57, तो ये आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.57 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। दिस मच वेलोसिटी यू हैव कैलकुलेटेड, इतनी वेलोसिटी आ गई आपकी, देख लो तो एक बार, सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाफट देख लीजिए, इज एवरीबॉडी इज गेटिंग और नॉट, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब यहां से अगर मैं चलूं तो इसको थोड़ा सा और ठीक करूं, यहां दिखाई दे रहा है
ओके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और ठीक करूँ इसको, यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे जीरो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा माइनस का होगा 10 to the power 9 हो जाएगा 5.7। ओके यहाँ से लिख सकते हैं बेटा v is equals to 5.7 into 10 to the power 9 मीटर पर सेकेंड। यहां से इतना लिख सकते हो आप, इतना लिख सकते हो आप। ओके तुमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, नाउ कैलकुलेट व्हाट लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट कर लो यहां से यार, आसान है। कैसे? लैम्डा बराबर h की वैल्यू 6.626 into 10 to the power -34 अपॉन m की वैल्यू 9 into 10 to the power -31। वेलोसिटी कितना आया? 5.7 into 10 to the power 9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यू विल कैलकुलेट लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लो। ये ऊपर जाकर के प्लस 31 हो जाएगा तो -3 बचेगा, -3 ये ऊपर जाकर के 9 जो होगा वो माइनस का 9 होगा तो -3 और -9 -12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6.626 इंटू 10 to the power -12 अपॉन में 9 5 45 9 7 9 7 63 की 3 हासिल 6 9 5 45 और 6 51 51। ठीक है, इतना हो जाएगा। 9 7 जा 63 की 3 कैरी ऑन 6 और 9 5 जा 45 45 6 50। ठीक, अब यहाँ से इसको क्या कर दो आप, डिवाइड मार दो, सो यू विल गेट द आंसर। अब ये जो आंसर आपको मिलने वाला है किसमें मिलेगा? मीटर। तो अगर आप चाहो तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार फटाफट सारे लोग देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? ओके, सो दिस मच विल बी द आंसर। ये आंसर होगा। यहां से आप बेटा ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो एंड दिस इज व्हाट योर डी ब्रोई हाइपोथेसिस। तो अगला वीडियो लेकर के आएंगे हम, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि कोई पार्टिकल है, अगर उसका मास आप एग्जैक्टली जानते हो, कोई पार्टिकल है उसका मास अगर आप एग्जैक्टली जानते हो, उसकी वेलोसिटी आप अगर एग्जैक्टली जानते हो, मतलब अगर आपको उस पार्टिकल का मोमेंटम पता है ना, पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा बहुत छोटा, अगर उसका मोमेंटम आपको पता है ना तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यू कैन नॉट टेल अस अबाउट द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। पोजीशन बता पाओगे तो मोमेंटम नहीं, मोमेंटम बताओगे तो पोजीशन नहीं। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, उसके बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, टिल देन ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।